करके आया हूँ क्रोमोसोम, है ना। इससे पहले हमने यहाँ देखा था दोस्तों कि एक्चुअल में ये जेनेटिक्स क्या होते हैं या अनुवांशिकी क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जो एक मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट व उनके जो एक शब्दावलियों को हमने देखने का जो एक प्रयास किया था। इसके साथ साथ जो अनुवांशिकी के जो क्या कार्य होते हैं उसको हमने देखा था। तो आज मैंने जो उठाया है दोस्तों क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम के जो एक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, विभिन्न क्रोमोसोम की विभिन्न जो पौधों या जीवों में जो पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम को हम देखने का हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र का जो कार्य क्या होते हैं, है ना, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं, है ना। तो एक्चुअल में ये क्रोमोसोम होता क्या है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पादप कोशिका हो चाहे आप एक जंतु कोशिका हो, उसमें क्या होता है दोस्तों, एक केंद्रक होता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जंतु कोशिका, अगर हम एक जंतु कोशिका का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, इस तरह से कुछ एक दिखाई देता है और इसके अंदर दोस्तों एक केंद्रक होता है ना। तो इस केंद्रक के अंदर ही क्या होते हैं दोस्तों, इसी जो केंद्रक के अंदर, है ना, क्या होते हैं, एक छोटे छोटे एक धागे नुमा जो एक संरचना के रूप में दिखाई देता है। ये कब दिखाई देता है दोस्तों, यह जो प्रक्रिया कब होती है, कब ये धागे नुमा जो संरचना दिखाई देते हैं, जब इस कोशिका का जो है ना, कोशिका का विभाजन की जो प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है ना। जब कोशिका का जो विभाजन की जो प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो इसमें कुछ धागे नुमा जो है ना, इस तरह से जो है ना संरचना जो दिखाई देता है, उसको एक डब्ल्यू वाल्डियर नामक जो साइंटिस्ट ने 1888 में, है ना, एक क्रोमेटिन कहा। क्या कहा दोस्तों, क्रोमेटिन कहा। फिर आगे चल करके इसे जो है ना क्रोमोसोम कहा गया, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक वाल्डियर नामक जो साइंटिस्ट ने ही एक 1888 में एक क्रोमोसोम या एक गुणसूत्र की जो खोज की थी, है ना। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम, है ना, एक माता पिता से उनके जो संतानों तक, है ना, एक आनुवंशिक लक्षणों को जो है ना स्थानांतरित करने का जो एक मुख्य जो श्रेय है दोस्तों, वो है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम ही ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम, इसी जो क्रोमोसोम में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम की जो संख्या है, चाहे आप पौधे हो चाहे आप एक जंतु हो, उनमें जो एक निश्चित एक संख्या पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्रोमोसोम संख्या, है ना। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये क्रोमोसोम की जो संख्या एक पौधों एवं जो जंतुओं में जो मुख्य जो खास जो संख्या है उसको हम देखते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की संख्या, तो इसमें पौधों में जो अधिकतम जो गुणसूत्र की जो संख्या जो पाई जाती है दोस्तों, एक पौधा है जिसका नाम है ऑफियोग्लोसम, ठीक है। ऑफियोग्लोसम ये क्या है दोस्तों, एक डिप्लॉइड है। मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो एक क्रोमोसोम, एक अगुणित मतलब एक, द्विगुणित मतलब दो, है ना। तो इसमें जो दो क्रोमोसोम ये डिप्लॉइड अवस्था में पाए जाते हैं, लगभग ये कितना, एक 1200 एक 66 क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एक पौधों में जो कम क्रोमोसोम की जो संख्या, ठीक है, ये 2n ये भी डिप्लॉइड है, जो इनकी जो संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों, 4 पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगर हम प्राणियों में अगर हम देखें तो ये प्राणियों में जो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम की जो संख्या पाई जाती है दोस्तों, एक है आलोकेंथा, है ना, जीव का जो नाम है एक आलोकेंथा, जो कितना है दोस्तों, इसमें एक 1600 एक क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों प्राणियों में जो सबसे जो कम जो गुणसूत्र है दोस्तों, वो आपने सुना ही होगा, है ना, जूलॉजी के अंतर्गत आता है एस्केरिस, ठीक है। तो एस्केरिस ये भी जो 2n डिप्लॉइड है, जो इसमें 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगर हम इसको जो एक आकार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों वो है ट्रिलियम, है ना। ये ट्रिलियम 31.4 एंगस्ट्रॉम इसका जो एक आकार होता है ना। अगर हम सबसे जो कम जो आकार का जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों वो है एल्गा सेवाल, है ना, जो 0.0125 एक माइक्रोन इसका जो एक आकार होता है ना। तो इस तरह से दोस्तों एक विभिन्न जो मुख्य जो जीवों में जो पाए जाने वाले ये पौधे या जीवों में जो पाए जाने वाले क्रोमोसोम को हमने देखने का जो प्रयास किया। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा, है ना, एक मनुष्य में जो 46 जोड़े क्या है क्रोमोसोम ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ अन्य जो है जैसे बिल्ली में 38, कुत्ता में 78, तो इस तरह से अनेक जीवों में जो है दोस्तों एक अलग अलग इस संख्या में जो है ना एक क्रोमोसोम की जो क्या है दोस्तों एक संख्या पाई जाती है ना। तो अगर हम बात करें तो ये क्रोमोसोम,
है ना, ये प्रजनन का जो है दोस्तों क्या है, एक मुख्य यूनिट, ये जो एक इकाई होता है जो कोशिका जो एक विभाजन के समय, है ना, तो क्या होता है, एक जो है ना एक केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब केंद्रक का जब डिवाइडेड हो जाता है, जब विभाजन हो जाता है, या कोशिका का विभाजन होता है तो केंद्रक का विभाजन होता है, जब केंद्रक का जब विभाजन हो जाता है तो इसकी संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, 2 हो जाती है। तो इसमें जो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से जो है ना एक 2 क्रोमोसोम का जो है ना कोशिका विभाजन के दौरान ये निर्माण होने लगता है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा दोस्तों, तो किस किस स्टेज में एक कैसा कैसा जो विभाजन होता है, जो इस कोशिका एक विभाजन के मेथड्स को, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक प्रक्रिया ये पाई जाती है। तो ये प्रजनन का क्या है दोस्तों, एक मुख्य ये एक यूनिट ही होता है, ठीक है। तो ये उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि अब हम देखते हैं दोस्तों क्रोमोसोम की संरचना या गुणसूत्र की संरचना, है ना। तो ये गुणसूत्र की अगर हम संरचना देखते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो कोशिका के जो एक अंदर होता है दोस्तों केंद्रक, है ना, तो केंद्रक के अंदर आप जानते हैं कि उसमें क्रोमेटिन नामक जो पदार्थ होता है दोस्तों, तो ये क्रोमेटिन, है ना, या क्रोमेटिन, ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन, है ना। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन, ये एक डीएनए, ये डीएनए से जो है ना पूरा एक भरा हुआ जो भाग होता है दोस्तों, ये जीन की एक अभिव्यक्ति को जो है ना दर्शाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, है ना। दूसरा होता है दोस्तों यूक्रोमेटिन, ये यूक्रोमेटिन जो एक आरएनए एवं डीएनए तथा एक प्रोटीन से ही आंशिक रूप से जो भरा हुआ होता है, जो जीन का एक समृद्धिशाली एक रूप है ना। जो अगर हम एक कोशिका के अंदर, है ना, एक केंद्रक में जो एक 92% है ना, इसे यूक्रोमेटिन नामक जो पदार्थ के जो एक रूप में ही एक पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी में जो है एक दोनों जो प्रकार का जो बना होता है दोस्तों, एक क्रोमेटिन एक यूक्रोमेटिन, है ना। तो इसी एक यूक्रोमेटिन जो पदार्थ इस क्रोमोसोम में देखें तो एक धागे नुमा जो एक संरचना का जो एक निर्माण करते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ये क्रोमोनीमेटा, है ना। यही जो क्रोमोनीमेटा एक अनेक सदृश एक जाल के जो समान जो निर्माण करता है दोस्तों, जिसे सम्मिलित रूप से एक साथ कहते हैं दोस्तों क्रोमेटिन जालिका। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रोमेटिन जालिका, है ना, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं एक साथ सभी को। इसी जो है ना एक क्रोमेटिन जालिका में आप देखेंगे कि तो इस क्रोमोसोम का, है ना, एक ऊपरी वाला जो सिरे पर दोस्तों अगर हम देखें तो एक संकरा वाला जो एक भाग होता है, जहां पर एक क्रोमोसोम जब दूसरे जो खंड के जो क्रोमोसोम के साथ जो एक मिलता है ना, उसे हम कहते हैं दोस्तों, या एक स्पाइंडल भी आप कह सकते हैं, या फिर इसे एक संकीर्ण भी कह सकते हैं, जो एक दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे को जो है ना क्या है, एक दूसरे के खंडों को या एक भुजाओं को एक जोड़ने का जो एक काम करता है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों संकीर्ण, है ना। ये संकीर्ण जो दोस्तों एक 2 रूप में मिलता है। इसे पहला जो स्थान पर जो मिला है इसका नाम इसे एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या एक प्राथमिक एक संकीर्ण कहते हैं, है ना। उसके बाद जो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर, है ना, इसे द्वितीय संकीर्ण या सेकेंडरी एक कंस्ट्रक्शन भी हम एक कह सकते हैं, ठीक है। जो बचा वाला जो एक जो ओकाजाकी खंड कह सकते हैं, एक टीलोमियर या एक सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दोस्तों इसमें जो कुछ जो केंद्रक जो पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन पे जिसे हम एक केंद्रिका एक संगठन के नाम से भी हम जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से केंद्रिका संगठन कहते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम की जो है ना स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलता है ना। अगर एक सेक्स क्रोमोसोम या एक लिंग गुणसूत्र के आधार पर इसके जो क्रोमोसोम के अगर हम प्रकार देखें दोस्तों, तो ये 2 प्रकार का होता है ना। पहला होता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना, ये मुख्य रूप से जो है ना एक जो लिंग गुणसूत्र के जो प्रकार दोस्तों, है ना, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये जो सेक्स क्रोमोसोम दोस्तों ये एक नर एवं एक मादा को जो है ना एक डिटरमिन करते हैं। अगर जैसे कि एक अगर मानव में देखूं तो एक XY जो क्रोमोसोम एक पाए जाते हैं, है ना। तो उसके बाद है दोस्तों एक ऑटोसोम। तो एक ऑटोसोम में जो क्या होते हैं दोस्तों, इसमें जो नर एवं जो मादा ये बिल्कुल ये क्या होते हैं दोस्तों समान होते हैं। यह जो एक वेजिटेटिव एक रिप्रोडक्शन में इस प्रकार का जो है ना एक प्रजनन ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है दोस्तों कि कैरियोटाइप। एक्चुअल में ये कैरियोटाइप होता क्या है,
तो किसी भी जाति के पौधे हो चाहे एक जंतु हो, उसमें जो क्रोमोसोम उसके जो एक आकारिकी या एक बाह्य आकारिकी के एक आधार पर ही एक पहचाना जो जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, जैसे कोई भी जो पौधे हो चाहे आप जंतु हो, उनमें जो क्रोमोसोम होता है उसके जो एक आकार के जो एक आधार पर उसके जो, ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों, उस जीव को जो है पहचाना जाता है, उस जीव के जो क्रोमोसोम को जो पहचाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, एक कैरियोटाइप, है ना। तो इसके साथ एक और चीज है दोस्तों, जब उसको जो एक लंबाई की गिरते हुए क्रम में, है ना, एक व्यवस्थित करने के बाद, है ना, किसी एक निश्चित पैमाने पर एक आरेख के रूप में जो दर्शाया जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं इंडियोग्राम, है ना। जब क्या एक लंबे गिरते हुए जो क्रम है उसको एक व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, इंडियोग्राम, है ना। तो ये था दोस्तों संरचना एक कैरियोटाइप वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग को जो है ना समझ में आ गया। अगर हम गुणसूत्र का अगर हम कार्य देखें दोस्तों, तो ये एक जितने भी जो हम कार्य देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, है ना। ये गुणसूत्र एक अनुवांशिक एक लक्षणों का जो है ना एक रूपरेखा का जो है ना क्या करते हैं दोस्तों, एक निर्धारण करते हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुणसूत्र है ना, एक गुणसूत्र एवं जीन एक साथ जो एक वसंगत होने की जो प्रक्रिया इसमें जो पाई जाती है, तो ये गुणसूत्र के जो एक माध्यम से ही एक अनुवांशिकी के जो एक लक्षण एक माता पिता से जो है ना एक संतानों तक उसके जो एक लक्षण पहुंचते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि जो इसी क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, जीन पाए जाते हैं ना। तो जीन में ही एक डीएनए जो पाए जाते हैं, है ना। तो यही इसी एक डीएनए में ही एक अनुवांशिक संकेतों का जो है ना एक धारण कर लिए जाते हैं। तो इसी अनुवांशिक एक संकेतों के माध्यम से ही एक प्रोटीन का जो है ना एक निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये गुणसूत्र का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि दोस्तों कि कोशिका विभाजन की जो विधियां कौन कौन सी है। तो इस कोशिका का जो एक विभाजन एक इस प्रकार की जो पाई जाती है, जब कोशिका का जो विभाजन होता है तो आप जानते हैं कि उसमें केंद्रक का जो विभाजन होता है, फिर केंद्रक का विभाजन के साथ साथ, है ना, उसमें एक क्रोमेटिन जो पदार्थ दोस्तों जो धागेनुमा जो संरचना के जो रूप में दिखाई देता है ना, जिसे क्रोमोसोम का जो एक नाम दिया गया। तो इसकी जो कौन कौन सी जो विधियां है दोस्तों, हम इसमें देखने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। पहला है दोस्तों समसूत्री विभाजन, है ना। तो इसमें कोशिका का दोस्तों इसमें क्या होता है, एक समान रूप से विभाजन होता है, उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये एक वृद्धि जनन एक होता है, एक रिप्रोडक्शन या जनन, ये एक दो कोशिकाओं में पाया जाता है। तो वृद्धि मतलब दोस्तों जिसमें जनन रूप से जो है प्रजनन नहीं होता, उसे हम कहते हैं एक वृद्धि जनन। जो जनन इसमें मादा एवं नर दोनों जो पाया जाता है, तो इसमें इसको जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में जो पाया जाता है दोस्तों, इसमें जब कोशिका का जब विभाजन होगा तो उसमें कोई गुणसूत्र का जो है ना की संख्या, ठीक है, विलुप्त नहीं होगा। जैसे मान लो कोशिका क्या है दोस्तों, ये कोशिका है ना, ये कोशिका का जब विभाजन होगा दोस्तों, ये दो संख्या में होगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये कोशिका का के अंदर आप जानते हैं केंद्रक होगा, उस केंद्रक के अंदर क्या होगा दोस्तों, क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ क्रोमोसोम की जो संख्या इसमें भी इतना ही होगा, क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी इतना ही होगा, मतलब गुणसूत्र की जो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये एक समसूत्री विभाजन में देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद होता है दोस्तों इसका, हाँ, एक और चीज, समसूत्री विभाजन को इसे प्रत्यक्ष एक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद हम दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। इसे एक न्यूनकारी एक विभाजन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये केवल एक जनन की कोशिकाओं में ही इस प्रकार का जो है ना अर्धसूत्री विभाजन पाई जाती है। हाँ, इसमें क्या होता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में, इसमें समझते हैं ना। अगर मैं बात करूं, ये क्या है दोस्तों, एक कोशिका है ना। ये कोशिका क्या करेगा दोस्तों, जैसे ये विभाजन करेगा, मान लो ये दो कोशिका का जो निर्माण किया या विभाजन किया, तो इसमें जो विभाजन होने के बाद दोस्तों मान लो इसमें जो है एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं 8 क्रोमोसोम है ना। तो ये 8 क्रोमोसोम में दोस्तों ये
इसमें कितना होगा, ये 4 जो क्रोमोसोम इसमें जो 4 जा जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में देखें जो पुरानी कोशिकाओं से, ठीक है, क्या होती है, पुरानी जो कोशिकाओं से जो है ना, जो नई कोशिकाओं में जब क्रोमोसोम की जो संख्या क्या होगी दोस्तों, इसकी जो अपेक्षा इसमें क्या होगी, एक आधी होगी, ठीक है। तो इस तरह से एक अर्धसूत्री एक विभाजन में यह देखने को मिलता है, यह पुरानी सी आधी होगी, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों असूत्री विभाजन। तो एक असूत्री विभाजन दोस्तों एक जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, है ना, एक प्रोटोजोआ में यह देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के जो असूत्री विभाजन में जब कोशिका का जब विभाजन होगा दोस्तों, तो ये कोशिका का जब विभाजन होगा तो इसमें केंद्र, है ना, एक लंबे रूप, ठीक है, एक लंबे रूप ले लेता है, एक लंबी स्ट्रक्चर के रूप में ऐसा एक संरचना का जो निर्माण करता है। फिर एक लंबा संरचना निर्माण हो जाने के बाद, ये लंबा होने के बाद ये केंद्र दोस्तों ये 2 भागों में बंट जाता है ना। यह 2 भागों में जो बंट जाने के बाद दोनों कोशिका में जो है ना एक एक जो केंद्र क्या संतति जो केंद्र का जो है ना बराबर जो भागों में ये डिवाइडेड हो जाता है ना। ये असूत्री विभाजन किसमें, जीवाणु, एक वायरस, एक कवक में देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों एक स्वतंत्र कोशिका का निर्माण, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इस कोशिका के अंदर आप जानते हैं जो केंद्रक है ना, इस कोशिका के अंदर क्या होता है दोस्तों, केंद्रक। यही जो केंद्रक है ना एक अनेक बार, है ना, एक विभाजन होकर के अनेक केंद्रकों का जो है ना निर्माण करता है। तो केंद्रकों का जो निर्माण के साथ साथ इसमें कुछ अंश जो है ना प्रोटोप्लाज्म में भी इस केंद्रक के जो साथ जो है ना डिवाइडेड हो जाता है, यह विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो यह जो प्रक्रिया एक स्वतंत्र एक कोशिका का जो है निर्माण कहलाता है ना। जैसे प्रोटोप्लाज्म आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी क्या है एक जंतु कोशिका है ना, तो इसमें एक केंद्रक है ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होता है दोस्तों उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। उसके बाद इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना, केंद्रक के जो बाहर जो वाले जो पदार्थ को बोलते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्मा, है ना। तो साइटोप्लाज्मा और एक न्यूक्लियोप्लाज्मा एक साथ उसको बोला जाता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियोप्लाज्मा को बोला जाता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। यही जो प्रोटोप्लाज्मा जो है दोस्तों, ठीक है, इस कोशिका के अंदर, है ना, एक अनेक जो केंद्रकों का जो है ना विभाजन होता है, तो एक अनेक केंद्रकों का जो निर्माण हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो है ना कुछ अंश एक प्रोटोप्लाज्मा भी जो है इसके साथ जो है ना इन केंद्रकों के जो साथ आ जा पाते हैं, है ना, यह डिवाइडेड हो जाता है, विभाजन हो जाता है, कुछ अंश इसके मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्र कोशिका का जो है एक निर्माण में कर लेता है इसके साथ, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक क्रोमोसोम, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। यह जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स एंड शेयर कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।